इंसान जब एक लालच में फंस जाता है तो उस लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और लालच एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती है। जब दोनों तरफ से इतनी लालच बढ़ जाती है कि इंसान को होश हवास नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जब उसे होश आता है तब तक कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। और जब तक उसे होश आता है तब तक ना जाने कितने घर भी उजड़ जाते हैं। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर लगता है देहरादून और यहीं का एक इलाका लगता है पटेल नगर। दरअसल यहाँ पर 65 वर्ष से एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम लाल राठौर होता है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं और उसके कोई नहीं होता है। इनकी पत्नी का देहांत आज से 20 साल पहले हो चुका था। इनकी 2 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी जो होती है जिसका नाम साधना होता है, साधना की शादी हो चुकी थी और इनकी जो छोटी बेटी होती है इनके पास रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। छोटी बेटी का नाम निधि होता है और निधि जो होती है 25 वर्षीय होती हैं। अब 25 वर्ष की निधि जो होती है अपने पापा के साथ ही रहती थी, अपने पापा के काम में हाथ बटाया करती थी, अपने पापा के साथ रहा करती थी। दरअसल श्याम लाल राठौर जो होते हैं ये एक रिटायर प्रिंसिपल होते हैं। जब रिटायर प्रिंसिपल होते हैं तो इनके पास अच्छा पैसा भी होता है। सिर्फ पैसा बरतने के लिए इनके पास एक औलाद नहीं रहती जिसकी सबको ज़रूरत होती है, यानी कि इनके एक वंश नहीं होता है, इनके लड़का नहीं होता है जिसकी तलाश में ये इधर उधर भी भटकते रहते थे, जिसकी तलाश में ये आज तक चाहते थे कि काश मुझे एक बेटा हो जाता। मैं बात कर रही हूँ 2 फरवरी सन 2025 की। श्याम लाल राठौर जो होते हैं अपनी बेटी से कहकर जाते हैं कि बेटा मैं आ रहा हूँ और शाम तक लौट आऊँगा। वे अपनी बाइक पर जाते हैं। बेटी निधि जो होती है वो कहती है कि ठीक है पिताजी। अब श्याम लाल राठौर जो होते हैं जब शाम तक वापस नहीं आते हैं, उनकी बेटी जो होती है उन्हें कॉल करती है, उससे पहले कॉल करती है तो वे कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन जैसे शाम हो जाती है, शाम को कॉल करती है तो उनका फ़ोन जो होता है बंद जाता है। जब फ़ोन बंद जाता है तो निधि जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी बहन को बताती है, अपने रिश्तेदारों में बताती है। वे रात भर इंतज़ार करते हैं। रात भर इंतज़ार करने के बाद इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पुलिस स्टेशन नहीं जाते, सोचते हैं कि कहीं गए होंगे, अपने आप वापस लौट कर आ जाएंगे। 5 दिन गुजर जाते हैं। जब 5 दिन गुजर जाते हैं हर जगह पूछ लेते हैं, हर जगह तलाश कर लेते हैं। जब निधि के पिता उन्हें नहीं मिलते हैं तब कहीं जाकर 7 फरवरी सन 2025 को, यानी कि 5 दिन बाद ये पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाकर कहती हैं कि मेरे पिताजी 2 फरवरी से गायब हैं। 2 फरवरी से मुझसे कहकर गए थे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन अभी तक घर पर नहीं लौटे हैं और मैंने उन्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की। मैं उन्हें फ़ोन भी करती हूँ लेकिन उनका शाम के वक्त ही फ़ोन बंद हो जाता है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं पहले से 5 दिन हुए आए थे उसे खोए हुए। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के साथ साथ वे सबसे पहले श्याम लाल राठौर की कॉल लोकेशन निकालते हैं। जब कॉल लोकेशन निकालते हैं तो कॉल लोकेशन जो होती है वो कृष्णा नगर में होती है। कृष्णा नगर में जब कॉल लोकेशन होती है लास्ट, तो ये पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अब पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार यहाँ पर है तो है कहाँ पर। तभी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से वे जांच पड़ताल करते हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। जब देखते हैं तो एक घर में श्याम लाल राठौर जो होते हैं वे जाते जरूर हैं लेकिन उस घर में से वापस आते नहीं हैं। अब जब पुलिस वाले जो होते हैं उस घर में जाते हैं, घर के बाहर देखते हैं तो ताला लगा हुआ होता है। जब ताला लगा हुआ होता है तभी वे आस पड़ोस में पूछने लगते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं कि ये घर किसका है और किसका नहीं है और इस घर के मालिक कहाँ पर हैं और इस घर पर क्या कुछ दिन पहले कुछ हुआ था। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि साहब इस घर में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन इस घर की जो मालकिन है वो गीता है। गीता अपने पति हिमांशु के साथ और अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ रहती है। पड़ोसी जो होते हैं वे कहते हैं कि 4-5 दिन पहले तो यहीं पर थे, लेकिन 4-5 दिन पहले पता नहीं ये कहाँ पर चले गए हैं, किस जगह घूमने चले गए हैं और अपना ताला लगाकर ही शायद घूमने के लिए गए हैं। पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस महिला को हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे जो श्याम लाल राठौर सिंह की जो कॉल डिटेल होती है वो निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद लास्ट बार बात की हुई थी वो गीता से ही की हुई थी, अपनी बेटी से बात की हुई थी, लेकिन एक अलग नंबर होता है जो गीता का होता है। जब गीता का नंबर होता है तो गीता के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। गीता के बारे में जानकारी निकालने के साथ साथ उसकी कॉल लोकेशन निकालते हैं। जब कॉल लोकेशन निकालते हैं तो गीता जो होती है एक जगह पर रुकती ही नहीं है, वो कभी कहीं जगह बदल रही थी तो कभी कहीं जगह बदल रही थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं गीता की कॉल डिटेल निकालते हैं कि गीता ने आज किसी से बात की होगी, गीता ने किस किस से बात की है, इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, कौन कौन इसके रिश्तेदार हैं, ये सब जानने के लिए पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं
तो गीता जो होती है 4 फरवरी सन 2025 को एक अजय नाम के लड़के से बात करती है। जब अजय नाम के लड़के से बात करती है तभी पुलिस वाले जो होते हैं उससे वो 10 या 5 मिनट बात नहीं करती, कई घंटे तक बात करती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे उस लड़के के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो अजय जो होता है वो मुजफ्फरनगर के देवबंद का रहने वाला होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम गीता को कैसे जानते हो और तुम्हारा गीता से क्या कॉन्टैक्ट है, तुम्हारा गीता से क्या कनेक्शन है, तुम रिश्ते में क्या लगते हो। पहले तो वो कहता है कि साहब क्या हुआ मुझे बताइए तो, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि पहले रिश्ता बताओ। तो अजय जो होता है वो कहता है कि साहब वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ, वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ, बस इतना ही हमारा रिश्ता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि 4 फरवरी को तुमने उससे क्या बातें की, वो फरार है और कहाँ पर है, हमें जानकारी दो, वो जगह जगह अपनी लोकेशन बदल रही है। अजय जब ये बात सुनता है तो अजय जो होता है वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन 4 फरवरी को मेरे पास कॉल आई थी और मैंने बात की थी, मुझे और कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें पहले से ही पता था कि सब कुछ पता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस पर थोड़ा सा और दबाव डालते हैं। जब दबाव डालते हैं तो अजय जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अजय जो होता है वो कहता है कि साहब मेरी 4 फरवरी सन 2025 को मेरी बहन का जो कॉल आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मेरी बहन और मेरे जीजा से किसी का कत्ल हो गया था। जब कत्ल हो गया था तो वे बहुत डर रही थी और कह रही थी कि मैं क्या करूँ भैया, तू आ जा मेरी मदद कर दे। तभी मैं जो होता हूँ मैं देवबंद से अपनी बस ट्रेन पकड़ता हूँ और उसके साथ साथ जो मेरे जीजा का बहनोई है धनराज, मैं उसको भी साथ लेकर आता हूँ। साथ लेकर आने के बाद हम दोनों जो होते हैं घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद वो पहले से पैक हुआ था, जो भी था मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन सिर्फ मुझे इतना बताया गया था मेरी बहन से कत्ल हो गया है, मुझे उसे ठिकाने लगाना है। मैं वो बोरी में रखा हुआ था, मैं उसे पिकअप में डालता हूँ। पिकअप में डालने के बाद हम उसे देवबंद की नहर में फेंकाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था। अभी पुलिस वालों को पक्का ये नहीं पता था कि वो घर के अंदर से जो भी गया है कत्ल होकर वो कौन था कौन नहीं था। अभी पुलिस वालों के सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर वो श्यामलाल था तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। तभी पुलिस वाले जो होते हैं फिर से गीता के पीछे लग जाते हैं। गीता जो होते हैं उसे कई दिन हो जाते हैं, कभी मुंबई होती है, मुंबई से कभी जयपुर आती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके पीछे पीछे होते हैं क्योंकि अपनी लोकेशन होती है बार बार बदल रही होती है। तभी 20 फरवरी सन 2025 को वो प्रयागराज आती है, घूमने के लिए आती है। प्रयागराज में वो 5 दिन रुकती है। पुलिस वाले से प्रयागराज में ढूंढ तो नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, ना जाने वो कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं थी। अब पुलिस वाले जो होते वे अब इंतजार कर रहे थे कि अब कहाँ पर जाती है। तभी ये 26 फरवरी सन 2025 को गीता और इसका पति जो होता है हिमांशु वो प्रयागराज से अमृतसर जाते हैं। जब अमृतसर जाते हैं तो अमृतसर जाते ही पुलिस वाले जो होते हैं दबोच लेते हैं। दबोच लेने के बाद इन्हें हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। ये बताते हैं कि इनके पास पैसे नहीं बचे थे, तब कहीं जाकर इन्होंने अमृतसर में 200 रुपये का एक कमरा लिया था। इनके पास पैसे सारे खत्म हो चुके थे। अब पुलिस वाले गीता को और गीता के पति को उठाकर लेकर आते हैं, उनसे पूछताछ करते और कहते हैं कि तुमने श्यामलाल को क्यों मारा और उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो गीता के साथ था वो हिमांशु ही था, यानी कि उसका पति ही था। अब गीता जो होती है वो पहले तो इधर उधर की बातें बताती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन गीता को ये नहीं पता था कि इसके भाई अजय ने सब कुछ बता दिया है। अजय ने पहले सब कुछ कबूल कर लिया है। अब गीता जब अपने भाई को देखती है तो गीता जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं होता। पहले पुलिस वालों को ये यकीन नहीं होता कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। फिर ये यकीन नहीं होता कि एक 65 वर्षीय इंसान कैसे एक महिला के साथ इतना सब कर सकता है। गीता जो होती है वो बताती है कि मेरी शादी को 8 साल पहले हुई थी, यानी कि 8 साल हो चुके हैं। जब 8 साल हो चुके थे तभी मुझे 1 साल बाद मेरी बेटी हो जाती है। जब 1 साल बाद बेटी हो जाती है तभी 3 साल बाद मैं श्यामलाल के कांटेक्ट में आती हूँ। जब श्यामलाल के कांटेक्ट में आती हूँ तो मैं इससे बातें करने लगती हूँ, हमारे बीच दोस्तियाँ हो जाती हैं। जब दोस्तियाँ हो जाती हैं तभी मेरे पति को पता चल जाता है कि मैं इससे बात करती हूँ। जब कुछ महीने बाद मेरे पति को पता चल जाता है कि मैं श्यामलाल से बात करती हूँ, श्यामलाल जो होता है वो कहता है कि मेरे बेटा नहीं है, मुझे सिर्फ तुम बेटा दे दो एक, और जब जितने पैसे तुम लोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए जिसको तुम दे सकती हो। मेरी पत्नी का कुछ साल पहले यानी कि कई साल पहले देहांत हो चुका है। मेरे सिर्फ 2 बेटियाँ हैं और मेरे पास इतना सारा पैसा है कि उसे बढ़ाने के लिए ना तो कोई है, और शायद अगर तुम मुझे एक बेटा दे दोगी तो मैं उसके बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। जब उसके आगे वो ये सारी बातें रखता है तो श्यामलाल जब ये सारी बातें रखने के बाद जो उसकी गीता होती है, गीता से लालच में आ जाती है। लालच में आने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जब जब गीता का पति नहीं होया करता था तब ये श्यामलाल जो होता था इसके साथ रहा करता था। इसके साथ रहकर इसके साथ
शारीरिक संबंध भी बनाया करता था, यानी कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध चल जाते हैं। जब अवैध संबंध चल जाते हैं तभी कुछ महीनों बाद इसके पति को पता चल जाता है। जब पति को पता चल जाता है तो पति से इतनी नाराज़ हो जाती है, यानी कि पति भी इससे इतना नाराज़ हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। तो गीता जो होती है वो कह देती है कि मैं श्यामलाल राठौर को छोड़ूंगी नहीं। वो अपने पति से अलग रहने लगते हैं। जब अपने पति से अलग रहने लगती है अपनी बेटी को लेकर, वो एक किराए का मकान लेकर रहने लगती है। जब किराए का मकान लेकर अपनी बेटी को अलग लेकर रहने लगते हैं, इधर श्यामलाल राठौर जो होते हैं उसका पूरा खर्चा संभाल रहे थे, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होया करती थी वही दिया करते थे। उसके किराए का जो मकान होता है उसका भी किराया वही भरते थे। हर चीज़ की कोई भी जो भी उसे चाहिए था वो सारी चीज़ें ला कर देते हैं, यानी कि उस पर पूरा पैसे लुटाया करते थे। हर चीज़ उसे समय से पहले ला कर दिया करते थे। अब इधर 4 साल गुजर जाते हैं इसके साथ रहते रहते, श्यामलाल के राठौर के साथ रहते रहते। जब 4 साल गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर ये जो गीता होती है किसी एक लड़के के संपर्क में आती है। लड़का जो होता है वो MBBS कर रहा होता है, उसका नाम हिमांशु होता है, यानी कि अपने पति से कोई छोड़ चुकी होती है, अपने पति के साथ नहीं रह रही होती, अपने पति से ये अलग हो चुकी थी। अब इससे दूसरे की तलाश में आती है। जब हिमांशु इसके करीब आया करता था, हिमांशु इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दूसरे से प्यार करने के साथ साथ ये दोनों जो होते हैं, हिमांशु जो होता है MBBS कर रहा था, MBBS करने के साथ साथ वो इस कदर इसके प्यार में पागल होता है कि वो शादी कर लेता है। जब हिमांशु की तरह शादी कर लेता है, दोनों जो होते हैं, यानी कि इसकी एक बेटी भी होती है, तीनों जो होते हैं एक साथ रहने लगते हैं। एक साथ रहते रहते श्यामलाल से अब भी बात कर रही थी, श्यामलाल को अब भी नहीं छोड़ती है। श्यामलाल से लगातार बातें कर रही थी, लगातार उसके साथ इसके वैध संबंध चल रहे थे। अब जैसे एक दिन हिमांशु को पता चल जाता है, जब हिमांशु को पता चल जाता है तो हिमांशु सारी चीज़ें देख रहा था। वो देख रहा था कि वो इसकी पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तभी हिमांशु जो होता है उसे गुस्सा आता है। गुस्से के साथ साथ जब उसे पता चलता है श्यामलाल राठौर जो हैं बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम उससे एकदम पैसे ले लें। तो वो सारी बातें बता देती है, यानी कि उसे बेटा चाहिए, उस बेटे के लिए वो मुझे पैसे देगा, इसलिए मैं उसके साथ ये सब कुछ करती हूँ। तो हिमांशु जो होता है वो भी लालच में आ जाता है। जब लालच में आ जाता है तो वो कहता है कि क्यों ना हम एक साथ इससे बहुत सारे पैसे ऐड सकते हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है गीता, वो कहती है कैसे। तभी से हिमांशु जो होता है वो कहता है कि तुम इसे घर बुलाना, घर बुलाने के साथ साथ मैं वीडियो बना लूँगा, वीडियो बनाने के बाद हम इसे ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करके हम इससे बहुत सारा पैसा ऐड सकते हैं। गीता जो होती है उसकी बातों में आ जाती है। बातों में आ जाने के बाद वो ऐसा ही करती है और 2 फरवरी सन 2025 को वो लाल राठौर को बुलाती है और कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा पति जो है हॉस्पिटल गया हुआ है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। श्यामलाल राठौर जो होता है वो अपनी बेटी से कहकर जाता है सुबह के लगभग 10 बजे होंगे 2 फरवरी सन 2025 को कि मैं बेटी अभी शाम को लौट कर आ जाऊँगा। अब जैसे वो गीता से मिलने जाता है, जब गीता से मिलने जाता है वो गीता के कमरे में जाता है। गीता के कमरे में जो गीता होती है वो बिस्तर पर लौटी हुई होती है। उसका पति जो होता है दूसरे वाले कमरे में बैठा हुआ होता है। वो फ़ोन लिए रखता है और सोचता है कि जैसे ये संबंध बनाएंगे ऐसे ही मैं इनकी वीडियो निकाल लूँगा। अब जैसे वो कमरे में प्रवेश करता है, जब कमरे में प्रवेश करके छुप कर बैठ जाता है, तभी श्यामलाल राठौर जो होते हैं उन्हें भनक लग जाती है। वे सोचते हैं कि कमरे में कोई ना कोई तो है। तभी वे जब देखते हैं, देखने के बाद वे गीता पे चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तब कहीं जाकर ये जो हिमांशु होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसका मुंह भींच लेता है। मुंह भींच लेने के बाद वो कहता है कि अगर ये बात घर से बाहर गई तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाऊंगा। ये दोनों जो होते हैं मिलकर उसकी श्यामलाल राठौर की जान ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर बाहर किसी को पता लग जाएगा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जब उसकी जान ले लेते हैं अब ये सोचने लगते हैं कि हम करें तो करें क्या। इधर ये जो हिमांशु होता है MBBS डॉक्टर होता है। जब MBBS डॉक्टर होता है तो सोचता है कि अगर हम इसे 24 घंटे अपने घर में रखेंगे, 24 घंटे बाद इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे तो इसमें से खून नहीं निकलेगा। ये ऐसे ही करता है, 24 घंटे से अपने घर में रखते हैं। रखने के बाद जब 24 घंटे बीत जाते हैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इसे अलग अलग पॉलीथीन में भर देते हैं। तब कहीं जाकर इसे एक बोरी में भर देते हैं और ये जो गीता होती है अपने भाई को बुलाती है और हिमांशु जो होता है अपनी बहनों को बुलाता है। ये दोनों जो होते हैं 4 फरवरी को एक पिकअप लेकर आते हैं और उसे लोडिंग करके उसे एक देववन की नहर में फेंक देते हैं। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं गीता की, हिमांशु की और अजय की, उसका बहनोई जो होता है जिसका नाम धनराज होता है, इन चारों को गिरफ्तार करते हैं। हिरासत में लेने के बाद इनसे कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली। तुम अगर चाहती तो अपनी बेटी का भविष्य संभाल सकती थी, लेकिन तुमने पहले पति को छोड़ा, दूसरे पति को चुना। दूसरे पति के साथ साथ तुमने श्यामलाल राठौर को नहीं छोड़ा। तुम चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने उसकी जान लेना जरूरी समझा। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती थी? श्यामलाल राठौर की गलती थी या फिर हिमांशु की गलती थी या गीता की गलती थी? आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर जब ये बात सारी उसकी
बेटियों को पता चलती है तो बेटी जो होती है बहुत रो रही थी और कह रही थी कि पिताजी अगर आपको बेटा ही चाहिए था तो आप अनाथ आश्रम से ले सकते थे, हमसे आप एक बार कहते तो हम खुद आपके लिए एक बेटा ला कर देते, बेटा हम कहीं से गोद ले लेते, कहीं से अरेंज कर सकते थे। बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं जिनके माँ बाप नहीं है, आप उनके नाम सब कुछ कर सकते थे, आप उनके सहारे रह सकते थे, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? लेकिन श्यामलाल राठौर जो होते हैं वे एक महिला का साथ लेते हैं, महिला के साथ वे ऐसा वह संबंध चलाते हैं कि वे 10 लाख रुपया अब तक गीता पे खर्च कर चुके थे। तो इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।